हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और इस जो वीडियो को आप लोग देखने जा रहे हैं ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, उस आप लोग जानते हैं, उसी को आधार में रखकर इसको पढ़ा जाएगा आज। तो चलिए देर न करते हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं। और इसमें पूरा जो भी जो बताया जाएगा पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी चीज़ को रखा गया है। तो बस देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो भी पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं उनको बता दें कि ये हमारा विजेता बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स है जिसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी को और ज़्यादा सॉलिड बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसको ठीक से अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मार्कअप कर दिया है कि आप लोगों को बताने में मुझे आसानी रहे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही हम लोग ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं कि बहुत डेप्थ जाएं। तो बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जिससे आपको समझ में भी आ जाए क्या चीज़ है, मैं पूरी तरह समझाने की भी कोशिश करूँगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्कअप भी करते दिखाते रहूँगा। आप लोगों को ये पसंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर की है। और जैसे कि आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानने के साधनों को पहले देखेंगे कि जो आंतरिक संरचना को हम लोग आखिर जाना कैसे, लोगों ने, मानव ने कैसे जाना कि आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसके दो तीन तरीके हैं जिसको हम लोग आज पहले देखेंगे कि तरीके क्या क्या हैं जिससे हम लोग आंतरिक संरचना को जानें। उसके बाद आंतरिक संरचना है कैसे, इसको देखेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6370 किलोमीटर किमी की है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों के आधार पर ही है, ठीक है। फिर भी कुछ भाग को प्रत्यक्ष चीज़ों को देख के भी हम लोग इसका विश्लेषण करके और इसको जान लेते हैं। तो प्रत्यक्ष चीज़ों को क्या क्या हम लोग देते हैं, प्रत्यक्ष के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष के स्रोत हो जाते हैं हमारे ठोस पदार्थ, धरातली चट्टानें, अथवा जो भी चट्टानें हम खनन में प्राप्त करते हैं वो सारी चट्टानें। तो आखिर हम लोग कितना अंदर तक किसी चीज़ को खनन करते हुए जा सकते हैं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका में एक सोने की खदान है जो मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी है। इससे ज़्यादा गहराई पे जाने पे बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी गहराई अंदर हम लोग जाते हैं तापमान भी उतना गहरा होता है, उतना बढ़ता जाता है। तो देखिए, एक अनुमान तो यही लग गया कि गहराई के साथ तापमान बढ़ता जा रहा है और डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह अन्य चीज़ें भी हम लोगों को धीरे धीरे पता चलती गई। और खनन के अतिरिक्त भी अन्य जो परियोजनाएं चल रही हैं उससे भी हम लोगों को भू प्रॉपर्टी जो है, मतलब कि क्रस्ट है, उसके बारे में जो छानबीन के उससे भी कुछ जानकारी पता चलती गई। और इसमें दो मुख्य बड़े महत्वपूर्ण साधन हैं। एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट मतलब हम लोग समुद्र महासागर में जाके इसको ड्रिल करके जो जानकारी, वहाँ के अंदरूनी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो एक प्रोजेक्ट था ये। और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दो परियोजनाएं हैं, गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ने काफ़ी हेल्प की जानने में कि हमारा आखिर अंदर का जो पृथ्वी की संरचना है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे गहरा जो प्रवेधन या ड्रिल हुआ है, प्रवेधन या ड्रिलिंग करना, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में हुआ है जो 12 किलोमीटर की गहराई तक है। तो मानव का सबसे गहरा जो ड्रिल हुआ है आज तक मानव इतिहास में वो कोला में हुआ है, 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यक्ष साधन है, हम लोग जो खुद देख सकते हैं, मतलब उसको वैसे साधन है ये। इसके अलावा ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जानते हैं, लावा निकलता है, उससे बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं, गैसें निकलती हैं। तो उससे भी पता चला कि आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या चीज़। फिर जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और कुछ निकला, उससे भी पता चला। फिर भी यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकलता है।
मैग्मा निकलता है उसके प्रकार और उसके अंदर के वो जो संरचनाएं हैं या फिर जो संगठन है वो पता तो चलता है, लेकिन कितनी डिप से आ रहा है ये पता नहीं चल पाता है सिर्फ लावा मैग्मा को देख के। तो प्रत्यक्ष साधन को हमने देख लिया, अब अप्रत्यक्ष साधन को देखते हैं। ये पूरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो मिलेगा उससे ही एक अनुमान निकलेगा, और उससे जो हम लोगों ने अभी तक रिसर्च हुआ है साइंस का, उससे जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें फैक्ट हैं उसको मैंने मार्क कर रखा है इसीलिए कि आप लोगों को ध्यान रहे। और ये बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स हैं जो पता नहीं चलते हैं आप लोगों को कि कहाँ से आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग समझ में आ जाएगा इसको देखने के बाद। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ रहा है, दबाव में भी वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई के साथ घनत्व भी पदार्थ का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ अगर हम लोग गहराई में बढ़ रहे हैं तो क्या क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और डेंसिटी भी बढ़ रही पदार्थ की। ठीक है, दोनों से इससे पता चलता है कि दो चीज़ें मतलब परिवर्तन हो रहा है, कुछ जैसे से अंदर हम लोग जा रहे हैं वैसे कुछ न कुछ उसमें क्रमिक परिवर्तन आते जा रहे हैं। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है। ठीक है, जितना जैसे गहराई चलते गए उसके अनुसार गहराइयों पर पदार्थ क्या तापमान और दबाव और घनत्व होगा उसका भी अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं। ये देखिए महत्वपूर्ण है। अभी कभी एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाना सोचेगा तो ऑप्शन दे देगा कि क्या क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का। तो उसमें आप उल्काएं देखेंगे तो आप ऐसे कहेंगे कि नहीं उल्काएं कैसे हो सकती हैं, लेकिन उल्काएं हैं। उल्काएं कैसे हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी से मिलती उल्काओं के प्राप्त पदार्थ उनकी पृथ्वी से मिलती जुलती हुई है। ऐसे पदार्थ से बने हैं ठोस पिंड हैं जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी भी बना हुआ है। मतलब जो उल्काएं आ रही हैं वो कुछ ऐसे ही पदार्थों से निर्मित होती हैं जो कि पृथ्वी की संरचना जिससे पृथ्वी की संरचना भी हुई है। तो इससे भी पता चलता है कि अंदर का स्ट्रक्चर और क्या क्या हो सकता है, उसका एक साधन होता है आंतरिक संरचना को जानने का उल्काएं भी। इसके अलावा देखिए गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप आदि संबंधित क्रियाएं भी इसमें अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल हैं। भूकंप तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब आप लोग इसको पढ़ते हैं शुरुआत जब पृथ्वी की संरचना, महाद्वीपीय विस्थापन हुआ सिद्धांत हुआ या फिर प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हुआ, इन सब को कभी भी अलग अलग ना समझिए। इनका विकास आगे पीछे हुआ है लेकिन ये बिल्कुल ही इंटीग्रेटेड हैं। अभी हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप बहुत डिटेल नहीं करेंगे, बस इसके स्ट्रक्चर से कैसे हम लोग मतलब भूकंप के कारणों से कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को जान सके ये देखेंगे। उसके बाद भूकंप का अलग चीज़ होगा, लेकिन ये सिर्फ यही कारण नहीं होते हैं। प्लेट विवर्तन की भी इसमें बहुत गहरा जुड़ा होता है और महाद्वीपीय विस्थापन से जुड़े हुए चीज़ें भी होती हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। ये समय के साथ धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आता गया और आपस में ये पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं आगे पीछे आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इससे जुड़ा मतलब कि उससे संबंधित नहीं, इसको छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये है इसको इंटीग्रेट करके मैं बता रहा हूँ तो ये आगे भी आपके कहीं ना कहीं और भी काम आने वाली है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य पे कम लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पर अच्छा प्रश्न बन सकता है कि क्या कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक लेकिन विषुवत पे कम होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से दूरी होती है ध्रुवों पे कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है।
यानी कि ध्रुवों से केंद्र की दूरी कम होती है। अगर हम ध्रुवों से खुदाई करना शुरू करें तो पृथ्वी के कोर में पहुंचना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वहाँ से दूरी कम हो जाती है। तो वहाँ पे दूरी कम होती है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा, जहाँ डेंस चीज़ें ज़्यादा मास है, मतलब डेंस है, वहाँ से ज़्यादा, सॉरी माइक हिल गया, ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण को भी लगा सकता है। ठीक है, लगाता है। गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। ठीक है, इस भिन्नता मतलब जो मास के कारण जो गुरुत्वाकर्षण में के मान में बदलाव होता है उसको हम लोग गुरुत्व का विसंगति भी कहते हैं। अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे हम लोग आ रहे हैं, भूकंप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है आंतरिक संरचना को जानने का। देखिए कैसे। भूकंप जो प्राकृतिक घटना होती है उससे ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3 तरंगे हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और धरातली तरंगे, जिसको एल वेव्स कहा जाता है। इसको लव वेव भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको कंफ्यूज ना करिएगा, लव वेव भी या एल वेव भी कहा जाता है। इन तीनों का जो क्वालिटी है थोड़ा डिफरेंट है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। कैसे पता चलता है? इसकी तरंग की क्वालिटी अलग है, कोई ध्वनि तरंग की तरह है, कोई किसी अन्य माध्यम में चलने में थोड़ा समर्थ है, कोई असमर्थ है। इससे हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है। आइए देखिए कैसे पता चलता है। इससे पहले एक छोटा सा चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जो भूकंप होता है, ये पृथ्वी मान लीजिए है, भूकंप आया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कहेंगे फोकस। ये है फोकस, यहाँ पे मैं F लिख दे रहा हूँ। और इससे 90 डिग्री ऊपर एकदम सीधे जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है नज़दीकतम स्थल धरातल क्रस्ट का, मतलब धरातल का, उसको कहेंगे एपीसेंटर या अधिक केंद्र। यहाँ पे मैं एपी लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में रहेगा। इसको कहते हैं एपिक सेंटर। ये होता है सीधे फोकस के जस्ट ऊपर, जहाँ भी 90 डिग्री कोण पे बनाता है, सीधे होता है सपाट, जो सबसे नज़दीक जगह होता है। वहाँ पे सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीधे भूकंपी तरंगों को देखते हैं हम लोग। देखिए, सभी प्राकृतिक भूकंप जो हैं वो स्थल मंडल लिथोस्फीयर में आते हैं। स्थल मंडल कौन सा भाग होता है? धरातल से 200 किलोमीटर के गहराई वाला भाग को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो जो भी प्राकृतिक भूकंप हैं वो लिथोस्फीयर या स्थल मंडल में ही आते हैं। ठीक है, भूकार्विक तरंगों एवं धरातलिक शैलों के मध्य अन्योन्क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे धरातली तरंगे, यानी जो प्राइमरी तरंग है और सेकेंडरी तरंग है, उनके कारण जो ये जो तरंगे हैं, जो शैलों से, जो धरातली शैल हैं उसके साथ जब वो मिलती हैं तो उसके बाद एल तरंगों का उत्पत्ति होती है, जो कि धरातल पे ही बस चलती हैं। मतलब कि मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स ही भूकंपी तरंगे हैं। इसके बाद जो एल वेव है ये बाद में कुछ धरातली अन्योन्क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, शैलों के साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की क्रिया होती है उसके बाद होता है। पदार्थों के घनत्व में विभिन्नता के कारण परावर्तन और आवर्तन की क्रिया होती है। इन तरंगों की दिशा बदलती रहती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब कोई लाइट ही, मान लीजिए लाइट है या कोई भी तरंग है, वो जो माध्यम बदलता है, मान लीजिए कि पानी रखा हुआ है, पानी से गुजरेगा तो वो अपना कुछ डायरेक्शन चेंज कर देगा। या आप लोग प्रिज्म पढ़े होंगे, उसमें भी देखते होंगे कुछ डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो
तरंगे भी ये कार्य, मतलब तरंगे जब किसी माध्यम से गुजरती हैं तो अपने डायरेक्शन को कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्शन कर देता है, तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। ये जब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जब गुजरती हैं पृथ्वी से, कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगे। ये ध्वनि तरंगों की प्रकार की होती हैं, मतलब ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। ठीक है। फिर है सेकेंडरी वेव्स। पहले हम लोग वेव्स के क्वालिटी को समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पे जब भूकंप आता है तो इनकी क्रिया क्या होती है। फिर सेकेंडरी वेव्स है, ये धरातल पर कुछ समय के अंतराल बाद पहुंचती हैं। और प्राइमरी वेव्स की सबसे बड़ी बात है, सबसे तीव्र होती है, चलने वाली तरंग है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है। ये जो है सेकेंडरी वेव धरातल पर कुछ समय अंतराल बाद पहुंचती हैं, द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। यह केवल ठोस पदार्थों में ही चल सकती हैं। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। प्राइमरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में, और सेकेंडरी ओनली सॉलिड। एस ध्यान रखिएगा, और पी वाला SLG तीनों में। अब देखिए वही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हो रहा था, परावर्तन आवर्तन की जो प्रक्रिया हो रही थी, इससे कई दिशाओं में बदलता भी है और वापस भी लौटती हैं तरंगे। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं कि तीसरे तरंग पे। तीसरा तरंग है धरातली तरंग, जो मैंने बताया कि सैलों से क्रिया के कारण ये वेव उत्पन्न होती है और सबसे विनाशकारी होती है। ये सरफेस पे चलती है, ये सरफेस पे चलती है तरंग। जैसे मान लीजिए एपी सेंटर है यहाँ पे, फोकस है यहाँ पे, एपी सेंटर है यहाँ पे। ठीक है। तो ये वेव्स चलेगी दोनों तरफ और सबसे विनाशकारी होती हैं। जो बिल्डिंगें गिरती हैं, कंपन हम लोगों को महसूस होता है, वो एल वेव के कारण होता है। ठीक है। अब जब अध्ययन किया साइंटिस्टों ने, तो ये पाया कि कुछ छाया क्षेत्र मिल रहे हैं इसके तरंगों से। ये कैसे, ज़रा देखते हैं, इसमें समझते हैं। जब प्राइमरी, मान लीजिए कि यहाँ से भूकंप आया, फोकस ये है। अब यहाँ से भूकंप आया तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों निकलेंगी यहाँ से, तो सेकेंडरी वेव्स जब चली तो कुछ दूरी तक ये देखा गया कि 105 डिग्री तक के कोण तक, मतलब यहाँ से निकलने के बाद 105 डिग्री का कोण जहाँ तक बनता है वहीं तक सिर्फ सेकेंडरी वेव्स पाई गई। उसके नीचे जो कोण है, ये पूरा क्षेत्र छाया प्रदेश उसके लिए बन गया। ठीक है। उसी तरह फिर देखा गया कि जो प्राइमरी वेव्स हैं जो कि तीनों माध्यम में चल सकती हैं, ध्यान रखिएगा सेकेंडरी वेव सिर्फ ठोस में चलता है, और जबकि प्राइमरी वेव है जो वो तीनों माध्यमों में चलता है। तो ये देखा गया कि इसने 105 से लेकर 145 तक, ये मतलब कि 40 डिग्री का कोण को इसने ब्रेक कर दिया, एक छाया प्रदेश बना दिया। उसके बाद 145 से लेके दूसरे साइड से भी 145 तक पी वेव्स को प्राप्त होने लगे। तो इससे ये कंक्लूजन वैज्ञानिकों ने निकाला कि कुछ तो बात है जो पृथ्वी के अंदर जो इन वेव्स के जो पाथ है, रास्ते हैं, उनको परावर्तित और रिफ्रैक्शन कर दे रहा है। ऐसा क्यों है? जैसे मैंने बताया कि इनके वेव्स के क्वालिटी है कि ये ठोस में जा सकता है, तीनों में जा सकता है। उससे उन्होंने एक अनुमान लगाया कि चूंकि सेकेंडरी वेव्स लिक्विड में जा नहीं सकता, इसका मतलब कि इस कोण के बाद 105 डिग्री कोण के बाद जो एरिया मिल रहा है, ये बीच का एरिया, ये इसका मतलब कि लिक्विड है, लिक्विड है, इसलिए इसमें ये जा नहीं पा रहा है। जबकि जो पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, इनका ये क्या हो रहा है कि ये सीधे नहीं आ रही, जैसे निकलनी चाहिए वैसे सीधे निकल नहीं रही हैं। जैसे ये चला यहाँ से,
इसको यहाँ पे निकल जाना चाहिए सीधे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये क्या किया इसने कि इसने यहाँ से इसने यहाँ से गया और उसके बाद दिशा परिवर्तन करते हुए यहाँ पे आया। जाना इसको कहाँ चाहिए था? जाना इसको चाहिए था यहाँ पर, लेकिन गया कहाँ? यहाँ पर। तो इससे पता चला कि जो बीच का पार्ट है, चूंकि लिक्विड ये है, अब इससे और कंफर्म हो गया कि बीच का पार्ट लिक्विड है, इसका माध्यम बदल रहा है, ठोस से लिक्विड में आ रहा है वो तरंग, इसलिए अपनी दिशा को ये बदल ले रहा है। और दिशा को बदल ले रहा है इसलिए ये चेंज, मतलब कि ये 145 डिग्री के बाद मिल रहा है उसके बाद। ठीक है, इससे कंक्लूड क्या किए वैज्ञानिकों ने, क्या किया? इससे कंक्लूड हो गया कि जो बाहरी भाग है वो तो ठोस है, लेकिन बीच का जो क्रूड वाला एरिया है वो है लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में है, या फिर ठोस फॉर्म में नहीं है। तो इससे पूरा एक स्ट्रक्चर लोग वैज्ञानिकों को समझ में आने लगा। अब हम लोग चलते हैं, सीधे देखते हैं कि क्या क्या आगे चीज़ें हैं। अब हम लोग जो अंदर मिलती हैं चीज़ें उसको सीधे हम लोग देखेंगे। हम लोग जब भूकंप पढ़ेंगे तो और सारे भूकंप की चीज़ों को समझेंगे। पहले हम लोग भू प्रॉपर्टी, जो आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो आंतरिक संरचना को पूरा एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो जो कंक्लूड की निकला कि ये पी तरंगे जो हैं वो ऐसे आ जा रही हैं, जबकि एस तरंगे कुछ इसी पार्ट में रह जा रही हैं। तो इससे जो कंक्लूड निकला, उससे जो स्ट्रक्चर बना, वो चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर भू प्रॉपर्टी, क्रोड, आखिर सब चीज़ें क्या है, मेंटल क्या चीज़ें हैं। तो भू प्रॉपर्टी है क्रस्ट जिसको कहा जाता है। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह भंगुर है, यानी कि जल्दी टूट जाता है, इसकी भंगुरता इसमें पाई जाती है। प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपों, महासागरों के नीचे अलग अलग पाई जाती है। महासागरों के नीचे, महासागर जैसे कि पृथ्वी, आप जानते हैं कि जैसे मैं ये बनाऊं पृथ्वी का स्ट्रक्चर, एक पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाऊं असली में मैं, तो ऐसे है पृथ्वी। ठीक है, आप कहेंगे ऐसे कैसे है? तो ऐसे इसलिए है क्योंकि ये जो है जल से घिरा हुआ, जल इसके चारों ओर है, जिसके कारण ये गोल है। हम लोग को मतलब गोल तो है ही, मतलब कि ये ऊंचा नीचा है, हर जगह बराबर तो है नहीं। ये देखिए पर्वत कोई है समुद्र से ऊपर, महाद्वीप है समुद्र के ऊपर, तो ऐसे मतलब ये पानी है, जो मैं पतला लाइन बना रहा हूँ ये पानी है, और ये जो निकला हुआ है महाद्वीप और पर्वत हैं। ऐसे है ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर मूलतः। मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बना दिया हूँ, लेकिन समझिए कि ये ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, बराबर नहीं है। ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ महासागर है। तो क्या होता है, जब महासागर के जो तल होते हैं, यहाँ से इसकी मोटाई भूप्रॉपर्टी की कम हो जाती है, क्योंकि ये खुद ही जो होना चाहिए, मान लीजिए इसकी ऊंचाई से देखेंगे ये महाद्वीप है और ये है महासागर, नितल, इनका नितलन मतलब गहराई है। ये है महासागर, ये है महाद्वीप, ये ऊंचा है और ये नीचा है। अब यहाँ से इसकी मोटाई स्वाभाविक है कम होगी, क्योंकि ये खुद ही जो प्रॉपर्टी की मोटाई को कम कर चुका है और ये मेंटल की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, जबकि यहाँ पे मोटाई ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि ये एक लेयर है जो कि मेंटल का है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे महासागरीय, मैं दूसरा कलर लूँ शायद आप लोगों को दिखे सही से। यहाँ से अगर मैं देखूँ महासागरीय तल से मैं देखूँ तो ये मेंटल का जो दूरी है वो कम है, जबकि महाद्वीपी भूपट्टी से देखूँ, जो क्रस्ट है वहाँ से देखूँ तो ये दूरी ज़्यादा है। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा जो भूपट्टी है वहाँ से मोटाई मतलब ऊंचाई नीचाई ये कम होती रहती है, मतलब दूरी कम होती रहती है। जो महाद्वीप होंगे उसके ऊपर से कम होंगे। जहाँ पर्वत है, मान लीजिए कोई पर्वत ही हो,
एवरेस्ट ही हो, मतलब कोई भी हिमालयी पर्वत है, यहाँ से अब और ज़्यादा नीचा दूरी हो जाएगा, ये दूरी और बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये हो जाए आपका हिमालय। अब हिमालय से दूरी और बढ़ गई, समझ रहे हैं? तो महासागरों के नीचे इसकी औसत जो मोटाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर की, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर की है, जैसा मैंने अभी यहाँ बताया। और हिमालय के ऊपर भूप्रकृति की मोटाई है करीब 70 किलोमीटर, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। आप लोग समझ रहे होंगे, शायद मैंने ठीक से समझाया है। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने जो भी चीज़ें सुझाव जो भी हों ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर मैं ठीक कर पा रहा हूँ तो भी, अगर नहीं ठीक कर पा रहा हूँ तो जो आपके सुझाव हों वो भी बताइएगा। अब मेंटल को देखते हैं। मेंटल जो है भूगर्भ में प्रकृति के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असंतत्य या कि डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। मैं इसके बाद जब स्ट्रक्चर पे जाऊँगा यहाँ पे, तो आप लोगों को ज़्यादा ये समझ में आएगा कैसे मैं लिखता भी, यहाँ पे लिख के आपको बताता भी चलूँगा। तो मेंटल बताया 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग जो है दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे से क्वेश्चन उठ सकता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुँचता है उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? यही दुर्बलता मंडल ही है। भूप्रकृति एवं मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर स्थलमंडल कहा जाता है। ठीक है, निचला मेंटल जो है वो ठोस अवस्था में है। अब आते हैं द कोर पे या क्रोड। भूकंपी तरंगों के वेग से पृथ्वी के क्रोड को समझने की सहायता की है। जैसा मैंने बताया, भूकंपी तरंग पी और एस वेव ने कैसे एक स्ट्रक्चर बनाने में सहायता की। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की है, गहराई पर है। बाह्य क्रोड आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर या इनर कोर जो है ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल और फेरियम, इसीलिए इसको कहते हैं नीफे। अच्छा, यहाँ लिखा भी है, इसको कहते हैं नीफे, निकिल और फेरियम। निकिल भी बहुत भारी डेंस धातु है और फेरियम यानी लोहा भी बहुत डेंस धातु है। यानी कि जितना हम अंदर जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और सबसे अंत में सबसे डेंस वाला पार्ट हो जाएगा। ये है सबसे डेंस वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसको जरा स्ट्रक्चर को हम एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इस पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको नोट भी मैं कर दे रहा हूँ। जैसा हम लोगों ने पढ़ा अभी, सबसे ऊपरी हो जाएगी अपर मेंटल और ये इसे हो जाएगी क्रस्ट या भूप्रकृति। ये देखिए लिखा भी है क्रस्ट। ठीक है, यही ये इसको कहेंगे हम लोग दुर्बलता मंडल, और इसको जो असंबद्धता है ये इसको कहेंगे कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, उसके बाद आएगा लोअर मेंटल। ये जो अपर मेंटल है दुर्बलता मंडल, ये द्रव फॉर्म में है। इसी से मैंने बताया दुर्बलता मंडल से ही लावा जाता है ऊपर साइड में। ठीक है, मैग्मा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। फिर निचला मेंटल आएगा जो है वो क्या होगा? लोअर मेंटल जो होगा वो ठोस होगा। ठीक है, इसकी गहराई आप लोग किलोमीटर वाइज देखते रहिएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये हो जाएगा मेंटल,
ये हो जाएगा भू प्रॉपर्टी, और इसके नीचे यहाँ से लेके 2900 से लेके नीचे तक का पार्ट हो जाएगा क्रोड। क्रोड के दो पार्ट हो गए, आउटर कोड और इनर कोड, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इन सब के बीच की जो असंबद्धता रेखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं बताता चलता हूँ। इसको कहा जाएगा जो परकमेंटल दुर्बलता मंडल वाला है, मोहोरोविक असंबद्धता। असब मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, असंबद्धता है ये। इसके बाद निचले मंडल और बाह्य क्रोड के बीच में जो है, इसके पहले ये है, ये हो जाएगा रेपेटी असंबद्धता। और निचले मंडल और इसके बीच में ये बहुत बार पूछा जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको मैं स्टार कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही पूछता है ये। कोनार्ड वाला पूछता है और गुटेनबर्ग पूछता है, और इसके बाद लेहमैन। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। ये है लेहमैन असंबद्धता, ये भी स्टार कर दे रहा हूँ। ये तीन महत्वपूर्ण को ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये ठोस होता है, इसके बाद ये द्रव फॉर्म में होता है। ये द्रव और कुछ सॉलिड, मतलब कि द्रव सॉलिड के बीच टाइप का होता है ये वाला चीज़। उसके बाद फिर से ये ठोस होता है। ठीक है, इसको द्रव ही लेकिन माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, भू प्रॉपर्टी होती है या क्रस्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पाई जाती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भू प्रॉपर्टी की रचना। इसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन 46.6% के लमसम होता है। सिलिकॉन जो होता है वो होता है 27.7% के लमसम। और एल्यूमिनियम ये होता है 8.13%, ये क्रमबद्ध लिखा हुआ है। और फेरियम यानी लोहा ये होता है 5% के लमसम। तो ये होता है भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। ये पूछता है बार बार, सबसे ज़्यादा किस चीज़ क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है। ठीक है, तो आंतरिक संरचना ये यहाँ से कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मैंने इस पर काफ़ी मेहनत भी किया था आपको समझाने के लिए, और संभवतः मैं इसमें सफल भी रहा हूँगा। अगर मैं सफल रहूँगा तो भी ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं, मैसेज करें। जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पे भी इसको ज़रूर अपने वक्तव्य जाहिर करें। और जो भी चीज़ें कमी अगर लगी हों तो वो भी बताएं। अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने लोग नए मिलेंगे थोड़ा उससे मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।